students, this is third chapter of class 8 history book. क्लास 8 की हिस्ट्री बुक का ये थर्ड चैप्टर है. थर्ड चैप्टर का नेम है द दिल्ली सुल्तान. तो इस चैप्टर में हम लोग दिल्ली के सुल्तान, उनके सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे. इसके पहले के चैप्टर में आप लोगों ने मतलब दिल्ली के बारे में नहीं पढ़ा होगा. क्यों? क्योंकि जो दिल्ली का जो सुल्तान था, जो दिल्ली सल्तनत था, वो 11 या 12 सेंचुरी मतलब 11 के मोस्टली बाद से ही आए, 11 सेंचुरी के. ठीक है, इसीलिए आपने अभी पहले नहीं पढ़ा था. तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. आई होप आपने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को पढ़ लिया होगा, उसका नोट्स रेडी कर लिया होगा. ओके, और आज मुझे सब लोग इसका नोट्स सेंड कर दीजिएगा मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे. ओके, और फिर जो भी मैं आज नोट्स वगैरह सेंड करूँगी फिर उसको थर्ड चैप्टर का भी लिख लीजिएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इसके पहले के चैप्टर में देखिए लिखा है कि इन द प्रीवियस चैप्टर, इन द चैप्टर 2 वी सॉ द रीज़न द कावेरी डेल्टा साउथ. मतलब हम लोग कावेरी डेल्टा के बारे में पढ़ा था, है ना, जो कि साउथ वगैरह में था. दिल्ली के बारे में नहीं पढ़ा था. ठीक है, क्योंकि जो दिल्ली था वो काफ़ी बाद में आया था ना, मतलब 11 के बाद ही देखेंगे, 12-13 में तभी ये था. तो नीचे टेबल 1 दिया हुआ है, वहाँ देखेंगे दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द. जो दिल्ली था वो कैपिटल पहली बार कब बना था, किसके अंडर में बना था? तोमार राजपूत के अंडर में बना था, जिन्होंने हु वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ 12th सेंचुरी, जिसको 12th सेंचुरी में हरा दिया गया था. किसके द्वारा? चौहान के द्वारा. ठीक है, ऑफ अजमेर. इट वॉज अंडर द तोमार्स एंड चौहान, जो कहाँ के थे? अजमेर के थे. और जो अजमेर था वो उस टाइम किसके अंडर में था? तोमार्स एंड चौहान्स के अंडर में था, लेकिन चौहान ने तोमार्स को हरा दिया था. मैनी रिच जैना मर्चेंट लिव्ड इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल. बहुत से अमीर लोग यहाँ रहते थे और इस सिटी को भी अमीर बनाते थे और अच्छे अच्छे टेम्पल्स वगैरह को कंस्ट्रक्ट करते थे. कॉइन्स वगैरह भी थे जिसको क्या बोलते थे? दहलीवाल बोलते थे. और वाइड सर्कुलेशन मतलब काफ़ी लंबे समय तक, काफ़ी दूर तक ये चलता था. ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एरिया. जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ दिल्ली का, जब कैपिटल ये बना तो काफ़ी लंबे समय तक और काफ़ी लंबे एरिया सब कॉन्टिनेंट में इसका फाउंडेशन हो गया, मतलब स्थापित हो गया कि ये क्या बन गया? दिल्ली कैपिटल बन गया था. ठीक है, आगे देखिए द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ड मैनी सिटीज़. जो दिल्ली के सुल्तान थे वो बहुत सारे सिटीज़ बनाए थे आसपास के एरिया में. ठीक है, तो आइए देखते हैं. जैसे दिल्ली 1 है, कुहना है, सिरी है, जनपद है. तो ये सब के पता है बेटा, पहले थोड़ा दिल्ली से दूर थे, लेकिन अब ये सब दिल्ली के अंदर ही हैं. तो ये देखिए यहाँ सब कुछ बताया गया है इनके बारे में. तुगलकाबाद, ये सब देखिए दिल्ली का है सब कुछ, जहाँ जहाँ धीरे धीरे इनका राज्य स्थापित हो गया था. आगे देखिए, तो देखिए यार रूलर्स ऑफ दिल्ली, यहाँ टेबल 1 जो बार बार आगे मेंशन था प्रीवियस पेज पे, वो यही है. तो ये देखिए राजपूत डायनेस्टी में कौन कौन से थे. देखिए तोमार्स हैं, चौहान थे. मैंने बताया ना कि जो तोमार्स थे उनको चौहान ने हरा दिया था. तोमार्स के राजा कौन थे? अनंगा पाला. और चौहान में थे पृथ्वीराज चौहान. यहाँ देखिए इनकी टाइमिंग भी लिखी हुई है कि कब से ये कब तक थे. ठीक है, आगे देखिए अर्ली तुर्कीज़ रूलर भी थे जो इन लोगों के बाद आए थे. तो तुर्कीज़ रूलर का मतलब कई लोग कहाँ से आए थे? तुर्की देश से आए थे. जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया थी, गयासुद्दीन बलबन थी. देखिए बेटा, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पूरे इतिहास में बहुत ही कम महिला रही हैं जो मतलब शासन रूलर रही हैं. और वैसे अभी भी देखिए, चाहे आपकी पीएम की बात करें, चाहे प्रेसिडेंट की बात करें, तो भी लेडीज़ें आपको बहुत कम मिलेंगी. अभी तक एक ही हैं जो पीएम बनी थी और एक ही हैं जो अभी तक क्या बनी थी? प्रेसिडेंट बनी थी. उसे आपको बताना है कि वो कौन थी. ठीक है, तो इसमें महिलाओं का नाम बहुत कम है रूलर्स में. तो फिर देखिए, फिर खलजी आई. खलजी में कौन कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खलजी थे. खिलजी ऐसे बोलते हैं, लेकिन ऐसे ये खलजी लिखा हुआ है. ठीक है, तुगलक में कौन से थे? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फ़िरोज़ शाह तुगलक. देखिए ये जो तुगलक आप देख रहे हैं ना, ये पूरी एक फैमिली की बॉन्डिंग है. ठीक है, जैसे कि ये भी खलजी देखो तो ये भी एक फैमिली की बॉन्डिंग है, जैसे कि ग्रैंडफादर, फादर, सन, इस तरह से. ठीक, सैयद डायनेस्टी में खिर्ज खान थे जो 1414 से 1421 तक रूल कर पाए थे. लोधी में बहलोल लोधी के बारे में देखिए दिया हुआ है. ठीक है, इसी तरह से हम लोगों ने देख लिया
अलग अलग रूलर्स के बारे में समय के अनुसार। अब देखिए थोड़ा आगे फाइंडिंग आउट अबाउट दिल्ली सुल्तान के बारे में देखेंगे। तो अगर हम इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स और आर्किटेक्चर को देखें तो हमें वहाँ से पता चल जाता है वैल्यूएबल हिस्ट्रीज़ के बारे में। तारीख से या तारीख से पता चल जाता है। तारीख जो है ना वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखा जाता था। तो वो तारीख था उसमें दिल्ली के जब सुल्तान थे तो उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उसमें लिखा हुआ था। जैसे कि इसको आप एक किताब भी मान सकते हैं ना। तो ये किस में लिखी थी? पर्शियन में लिखी थी। किसके बारे में? दिल्ली सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। आगे देखिए जो ऑथर्स थे तारीख के वो काफ़ी लर्नेड मैन थे। और जाहिर सी बात है अगर उस समय में 12वीं सेंचुरी में वो लिखते थे, किताबें लिखते थे तो काफ़ी लर्नेड होंगे, काफ़ी पढ़े लिखे ही होंगे। सेक्रेटरीज थे, एडमिनिस्ट्रेटिव थे, पोएट थे, कोर्टियर्स थे जो राजा के साथ रहते हैं। वो बोथ रिकाउंटेड इवेंट एंड एडवाइस रूलर। वो क्या करते थे? वो अलग अलग इवेंट्स को काउंट करते थे, उसको मेंशन करते थे और एडवाइस मतलब राजा के जो रूलर्स को एडवाइस करते थे। किस टॉपिक पे? गवर्नेंस पे, एम्फेसिंग पे और इम्पॉर्टेंट आप जस्ट रूल। और इम्पॉर्टेंस मतलब कि कौन सा रूल होना चाहिए, कौन सा नियम कानून बनने चाहिए, कौन से नहीं। एक देखिए यहाँ पे द सर्कल ऑफ जस्टिस लिखा है। फ़कीर मुकद्दर ने 13वीं सेंचुरी में एक पोएम जैसा लिखा है, एक स्टोरी जैसा लिखा है कि जो एक राजा होते हैं वह सोल्जर्स के बिना सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है। एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज। और जो सोल्जर्स होते हैं वह सैलरीज़ के बिना नहीं रह सकते। और जो सैलरीज़ रहती है वो कहाँ से आती थी? उनकी रेवेन्यू कलेक्ट जो होता था, जो टैक्स कलेक्ट होता था पीजेंट से। पीजेंट मतलब जो किसान या जो लोग भी टैक्स पे करते थे उनसे आता था। और पीजेंट्स टैक्स कब पे करेंगे? जब वो हैप्पी रहेंगे, धनी रहेंगे। और वो कब रहेंगे हैप्पी और धनी? जब राजा अच्छी जस्टिस को करेगा और ईमानदारी से गवर्नेंस को करेगा। मतलब अच्छे से सच्चा ईमानदार होगा, सबको न्याय देगा तब। आगे देखिए कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड। कुछ यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं जिसे हमें जानना है कि द ऑथर्स ऑफ तारीख, जो तारीख मैंने बताया कि इसके बारे में दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा था, वो मेनली सिटीज़ में रहते थे, गाँव में वो हार्डली ही जाते थे, ठीक है। और वो हिस्ट्रीज़ को क्यों लिखते थे? वो हिस्ट्री इसलिए लिखते थे ताकि राजा से अच्छे अच्छे रिवार्ड्स उनको मिल सके। और ये ऑथर जो थे ये एडवाइस करते थे रूलर्स को, कैसे आइडिया को? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के आइडियाज़ को। मतलब कि बर्थ राइट, जन्म अधिकार की बात करते थे। इनके कहने का अर्थ था कि सभी लोग राजा नहीं बन सकते, राजा के बेटा ही राजा बनेगा और लड़कियां राजा बनने के काबिलियत उनमें नहीं होती है, ठीक है। और उनका राजा बनना लड़कों का जन्मसिद्ध अधिकार होता था। इन 1236 में देखेंगे तो सुल्तान इल्तुतमिश का जो डॉटर है रजिया वो सुल्तान बनी थी। क्यों थी? जो बताती हूँ आगे। द क्रॉनिकल ऑफ द एज मिनहज सीरियल रिकॉग्नाइज दैट सी वॉज मोर एबल द क्वालिफाइड देन हर ब्रदर। एक क्रॉनिकल्स मतलब होते जो सिक्के पे लिखते वगैरह हैं। तो इस एज के जो थे मिनहज सीरियल, उनका मानना था कि जो रजिया थी वो अपने भाइयों से काफ़ी ज़्यादा योग्यता थी उसमें मतलब रूलर बनने की, काफ़ी क्वालिफाइड भी थी। बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर। लेकिन फिर भी वह कंफर्टेबल नहीं थे। क्यों? कि एक लड़की, एक जो रानी होगी वह रूलर भी बने। नॉर वर द नॉबलर्स हैप्पी एट हर टाइम। मतलब कोई भी उसके इससे खुश नहीं था कि वह इंडिपेंडेंटली मतलब कि खुशी से या मतलब कहिए कि स्वतंत्र रूप से राज करे। उसके बाद उसको फिर से थ्रोन मतलब होती है गद्दी से हटा दिया गया। कब? 1240 में। आगे देखिए तो आगे देखिए हम लोग देखेंगे कि कैसे दिल्ली जो सुल्तान थे उन्होंने कैसे अपना सब कुछ बढ़ाया, ठीक है, कैसे अपना शासन बढ़ाया। इन द अर्ली 13th सेंचुरी के अर्ली में जो कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सल्तनत रेयरली व बियॉन्ड हेवली फोर्टिफाइड टाउन्स ऑक्यूपाइड बाय गैसेस द सुल्तान सेल्डम कंट्रोल द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज़ व देयर फॉर डिपेंड अपॉन ट्रेड। देखिए जो राजा थे या सो सुल्तान जो कह लीजिए जो थे, उनका पहले शासन मतलब कि सिर्फ शहर के दिल्ली के अंदर ही होता था। दिल्ली के थोड़ा दूर इलाकों में या उसके आसपास के इलाकों में उनका कंट्रोल नहीं होता था। वो सिर्फ सिटी में ही अपना कंट्रोल कर पाते थे।
कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वर एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। मतलब बंगाल में और सिंध वगैरह में, जो सिंध वगैरह था यहाँ पे मतलब कि कंट्रोल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। रेबेलियन वॉर इवन बैड वेदर कुड, कभी कभी यहाँ पे मतलब क्या होते थे, वॉर होते थे, युद्ध वगैरह हमेशा होते रहते थे। ख़राब मौसम की वजह से भी दूर के देशों से कम्युनिकेशन टूट जाता था। ठीक, जो दिल्ली की अथॉरिटी थी वो भी काफ़ी चैलेंज की जाती थी। मंगोल उनको चैलेंज करते थे, जो कि अफ़गानिस्तान से आए थे। मतलब वो हमेशा उनको युद्ध की धमकी दे देते थे, और अगर उनको बस किसी तरह से सुल्तान के वीकनेस के बारे में जानना होता था, अगर वो सुल्तान के वीकनेस के बारे में जान जाते थे तो आसानी से उनको युद्ध का चैलेंज देख के हराने की कोशिश करते थे। ठीक है, ये देखिए गयासुद्दीन बलबन था उसके समय पे, और अलाउद्दीन खलजी के समय में, और मोहम्मद तुगलक के समय में इन लोगों ने, लेकिन काफ़ी स्मार्ट थे ये रूलर थे, तो इनके समय में मंगोल ज़्यादा नहीं कर पाए थे चैलेंज इन लोगों को। आगे देखिए, द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन अलॉन्ग द इंटरनल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत एम्ड एट कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड ऑफ द ग्रीसन टाउन्स। और जब धीरे धीरे आसपास के इलाकों में भी इनका कंट्रोल होने लगा था, तो ड्यूरिंग दिस कैंपेन फॉरेस्ट वर क्लियर्ड। और जब ये धीरे धीरे बढ़ने लगे थे आगे की तरफ, तो ये गंगा यमुना के पास के जो फॉरेस्ट थे उनको हटा दिया गया था। ठीक है, जो हंटर गैदर्स थे और पेस्टोलिट्स मतलब जो घुमक्कड़ थे इधर उधर के, उन लोगों को हटा दिया गया था। ठीक है, आगे देखिए, दीज लैंड्स वर गिवन टू पीजेंट्स, फिर उनको पीजेंट्स को दिया गया ताकि वो वहाँ अच्छे से खेती कर सके, अनाज ग्रो कर सके। न्यू फोर्ट्रेस गैरिसन टाउन्स एंड टाउन्स वर स्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट ट्रेड, और नए नए शहरों का निर्माण किया गया जिससे कि वहाँ पे ट्रेडिंग हो सके, बिजनेस को प्रमोट किया जा सके। फिर यहाँ देखिए, द सेकेंड एक्सपेंशन ऑकर्ड अलॉन्ग द एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत। सेकेंड एक्सपेंशन देखते तो मिलिट्री का था। मिलिट्री एक्सपीडिशन इनटू सदर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खलजी एंड क्लुबिनेटेड विद मोहम्मद तुगलक। ठीक है, इन देयर कंपेन, फिर कंपेन किसने निकाला था? कंपेन निकालने का मतलब था कि अपने सल्तनत को बढ़ाना। फिर किसने आगे बढ़ाया इसको? मोहम्मद तुगलक ने बढ़ाया। ठीक है, अलाउद्दीन खलजी ने। इनके कंपेन में क्या था कि सल्तनत आर्मीज़ कैप्चर्ड एलिफेंट हॉर्सेस, मतलब कि उस समय कि इन्होंने क्या किया था नया, कि जो आर्मी थे वह एलिफेंट हॉर्स पे बैठेंगे, या एलिफेंट और हॉर्स से जाएंगे, पैदल नहीं जाएंगे। एंड स्लैब्स एंड कैरिड अवे प्रीसियस मेटल्स। तो जो सल्तनत की जो आर्मी थे वो क्या कैप्चर कर लेते थे? देखिए मैं समझा रही हूँ आपको। जब युद्ध वगैरह होता था तो जो सल्तनत आर्मीज थी वो एलिफेंट हॉर्स को कैप्चर कर लेती थी। ठीक है, कैप्चर करने के बाद ये युद्ध में इनका इस्तेमाल करते थे। एंड स्लैब्स मतलब जिस जगह के लोग हार जाते थे तो उनको ये बंदी बना लेते थे, अपना दास बना के लेके आते थे, और उस जगह के प्रीसियस सामानों को, मेटल्स को भी चोरी कर लेते थे। फिर देखिए, बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक रीजन, मोहम्मद तुगलक का जब रीजन मतलब जो रीज है, तो ये रीन, जब रीन बोलेंगे इसको, तो मोहम्मद बिन तुगलक का जब रीन ख़त्म हुआ तो उसके 150 ईयर्स के बाद, ठीक है, कुछ नया शुरुआत हुआ। जो आर्मी थे दिल्ली सल्तनत के, वह काफ़ी लार्ज पार्ट पे सब कॉन्टिनेंट के कैप्चर कर लिए थे। ठीक है, दे हैड डिफीटेड रिवल आर्मीज़ एंड सीड सिटीज़, और वह वहाँ पे पहले राज कर रहे आर्मीज़ को हरा दिए थे और सिटीज़ को सीज करके अपने नाम कर दिए थे। वो जो सल्तनत थे वह टैक्स कलेक्ट करते थे पीजेंट से, एंड डिस्पेंस जस्टिस इन द रियल्म, बट हाउ कम्प्लीटली, लेकिन मतलब फिर भी कैसे इन लोगों ने इतने बड़े मतलब टेरिटरी पे कंट्रोल कर लिया था, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था। आइए आगे देखें। यहाँ देखिए एक मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद के बारे में बता रहा है, देख लेते हैं। द मस्जिद, अब मॉस्क इज़ कॉल्ड अ मस्जिद इन अरेबिक में इसको मस्जिद बोला जाता है। लिटरेरी मतलब इसका एक प्लेस होता है जहाँ पे मुस्लिम लोग क्या करते हैं, पोस्ट्रेस एंड रिवर्स टू अल्लाह, जहाँ पे वो अपने अल्लाह को, अपने भगवान को याद करते हैं। ठीक है, और इस जगह मस्जिद जो होती है, मुस्लिम अपने प्रेयर्स को पढ़ते हैं, नमाज को पढ़ते हैं। जैसे उनका हॉलीडे कौन सा होता है, फ्राइडे होता है। ठीक है,
और जैसे हम लोगों के यहाँ पंडित वगैरह होते हैं, मंदिर में पुरोहित होते हैं, तो वहाँ पे भी होते हैं, मेंबर्स होते हैं कॉन्ग्रीगेशन के, बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन होते हैं, जैसे कि हमारे पंडित को माना जाता है वैसे ही। तो वे क्या करते हैं, वो वहाँ पे जो लीडर होते हैं वो रिचुअल प्रेयर करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पंडित वगैरह प्रेयर नहीं करते, मंत्र वगैरह का जाप करते हैं वैसे ही, ठीक है। और फ्राइडे को प्रेयर करते हैं। इस प्रेयर में जो मुस्लिम होते हैं वो मक्का की तरफ फेस करके खड़े होते हैं या बैठते हैं। मक्का किधर है, अगर आप इंडिया की बात करें तो मक्का वेस्ट साइड में है, इसे कायबा भी कहते हैं, ठीक। आगे देखिए अ क्लोज़र लुक देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और कॉन्सोलिडेशन अंडर द खलजी और तुगलक के बीच के बारे में। तो जो कॉन्सोलिडेशन था, किंगडम एज वास्ट द दिल्ली सल्तनत नीडेड reliable governors and administrators rather than appointing aristocrats and landed chieftains as governor. The early Delhi Sultan especially इल्तुतमिश, देखिए जो पहले के सुल्तान थे दिल्ली के, इल्तुतमिश favored their special slaves purchased for military service called bandagan in Persian. They were carefully trained to man some of the most important political office in the kingdom. Since they were totally dependent upon their master, the Sultan could trust and rely upon them. देखिए एक यहाँ पे प्रथा चल रही थी कि जैसे इल्तुतमिश वगैरह के समय क्या था कि जब ये कहीं जाने के बाद युद्ध वगैरह जीतते थे और जो स्लेव्स ले आते थे, दासों को ले आते थे, ये काफ़ी अच्छा उनको ट्रेन करते थे, ठीक है। और ट्रेन करने के बाद इनको गवर्नेंस वगैरह बना देते थे, या मतलब कि कुछ अच्छी बड़ी उपाधि दे देते थे, या कुछ अच्छी बड़ी गद्दी संभालने को दे देते थे काफ़ी अच्छी खासी ट्रेनिंग के बाद। तो जो स्लेव्स थे वो भी बहुत खुश हो जाते थे अपने मास्टर के साथ, और मास्टर पे बहुत डिपेंड हो जाते थे, और काफ़ी ये सुल्तान के मतलब जो काफ़ी जो रूलर रहते थे उनके काफ़ी ये ट्रस्टी होते थे। ट्रस्टी मतलब विश्वास पात्र होते थे, ठीक है। आगे देखिए द खलजी और जो तुगलक थे कंटिन्यू टू यूज़ बंदागन, मतलब जो ये स्लेव्स का यूज़ करते थे, एंड ऑल्सो रेज्ड पीपल ऑफ हम्बल बर्थ, ठीक है, हु वर ऑफन दियर क्लाइंट्स, मतलब एक तरह से वो इनके क्लाइंट्स होते थे या नौकर समझिए, मतलब इनके इशारों पे चलते थे, ठीक है। दे वर अपॉइंट एज जनरल एंड गवर्नर, मैंने बताया ना इनको अच्छी पोस्ट होती थी, को अपॉइंट किया जनरल या गवर्नर बनाया जाता था। हाउएवर दिस ऑल्सो इंट्रोड्यूस एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उसी तरह से इनको पॉलिटिक्स में भी या पॉलिटिकल में भी इंट्रोड्यूस किया जाता था। स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल, जो स्लेव्स और क्लाइंट्स थे वो अपने मास्टर के प्रति काफ़ी लॉयल थे। एंड पेट्रॉन्स बट नॉट देयर हायर्स, लेकिन उनके बच्चे के प्रति, उनके सन के प्रति उनका वो लॉयल नहीं रहते थे। न्यू सुल्तान्स हैड देयर ओन सर्वेंट, जो नए नए सुल्तान आते थे उनके अपने खुद के नए सर्वेंट वो लेके आते थे। एज अ रिज़ल्ट क्या था, द एक्सेशन ऑफ अ न्यू मोनार्च ऑफन सॉ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नॉबिलिटी। द पेट्रॉन्स ऑफ दिस हम्बल पीपल बाय द दिल्ली सुल्तान्स ऑल्सो सॉक्ड मैनी elites, and the author of Persian Tariq criticized the Delhi sultans and appointing the low and base-born to high offices. कहने का है कि जब नए नए रूलर वगैरह जब आते थे, सुल्तान आते थे, तो अपने साथ साथ सर्वेंट को भी नए लेके आते थे और पुराने वाले को रिप्रेस कर देते थे, जिससे लोगों में आक्रोश हो जाता था। अब अगर कोई 5 सालों से 6 सालों से किसी गद्दी को संभाल रहा, आप उसको अचानक से हटा के दूसरे को दे दो, जबकि पहले वाला ज़्यादा कैपेबल था, ज़्यादा एबल था उस गद्दी के लिए, तो लोगों में आक्रोश आएगा ना। तो बस यही रीज़न था कि उन लोगों का कहना था कि किसी को भी उठा के जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उनको काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट दे दिए जाते थे, तो लोगों में आक्रोश फैल गया था। तो बेटा बस अभी आज इस वीडियो में इतना ही। द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके बेटा, रिवाइज़ करिए तब तक आप लोग इसको। बाय।